नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम राजस्थान के भूगोल में नदियों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बनास नदी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने कुछ एक सहायक नदियों के बारे में आपको बताया था, जैसे ही आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो बनास नदी है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, 6 जिलों में प्रवाहित होती है। इसकी जो सहायक नदी है बेड़च नदी है एक, जिसका उद्गम आयड़ के रूप में होता है। किस रूप में इसका उद्गम होता है? तो आयड़ के रूप में। कहाँ से निकलती है ये? तो ये नदी जो है गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर से निकलती है। उसके बाद में ये जो है इसी नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है, और इसके बाद में ये उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़स हो जाता है। इसके बाद में चित्तौड़ में प्रवाहित होती हुई भीलवाड़ा में प्रवाहित होती हुई अंत में भीलवाड़ा में ही बिंगोद नामक स्थान पर जो है कौन सी नदी में विलीन हो जाती है? बनास नदी में जाकर विलीन हो जाती है। इसी तरह से दूसरी जो नदी है, मैंने आपको बताया था मेनाल नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़ से। बेंगू चित्तौड़गढ़ से चित्तौड़ भीलवाड़ा में प्रवाहित होती हुई यह जो है बनास नदी में बिंगोद में जाकर मिल जाती है, और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम का क्या करती है? निर्माण करती है। और भीलवाड़ा में इसी नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? मेनाल जलप्रपात। ठीक है, ये जो नदियां थी जो मैंने आपको अभी बताई है, ये तो जो है इसमें सारी की सारी जो है बाईं ओर से मिलने वाली नदियां थी। अब हम इसकी दाईं ओर से मिलने वाली बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के अध्ययन करेंगे। तो एक नदी है जिसका नाम है कोठारी नदी, और कोठारी नदी जो है कौन सी पहाड़ी से निकलती है? दिवेर की पहाड़ी से, राजसमंद से इसका उद्गम होता है, और ये इस तरह से प्रभावित होती हुई कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये बनास नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र रहेगा वो आपके कौन कौन सा रहेगा? एक तो राजसमंद रहेगा, और दूसरा प्रवाह क्षेत्र इसका कौन सा है? भीलवाड़ा रहेगा। ठीक है, और ये जो है भीलवाड़ा में ही कौन से नामक स्थान पर? तो एक स्थान आता है नंदराय नामक स्थान पर जो जाकर है कौन सी नदी में विलीन हो जाती है? तो बनास नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और इसी जो है कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। कौन सी? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, और इस सभ्यता का नाम क्या है? बागोर सभ्यता। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता, बागोर सभ्यता की खोज की गई है। और बागोर से हमें जो है भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यहां से किसके प्रमाण मिले हैं हमें? पशुपालन के सबसे प्राचीनतम, भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो बागोर सभ्यता से। ठीक है, और इसी जो है इसी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर एक बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम क्या है? मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। और ये मेजा बांध जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है आपके? तो कोठारी नदी पर। और कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में। इसी तरह से एक नदी जो है और आकर इसमें मिलती है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, जैसे मान लो ये नदी, इस नदी का उद्गम यहाँ से होता है, और इस तरह से ये नदी जो है बहती हुई ये नदी जो है इस तरह से यहाँ आकर जो है कौन सी नदी में विलीन हो जाती है? बनास नदी में आकर विलीन हो जाती है। और ये जो है कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो ये बिजराल की पहाड़ी से निकलती है, या बिजराल गांव की पहाड़ी से निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है? खारी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? खारी नदी है। ठीक है, खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद से होता है, और ये इस तरह से जो प्रवाहित होती हुई, ठीक है, बनास नदी में टोंक में जाकर कौन सी नदी में विलीन हो जाती है? तो बनास नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो आपकी कौन कौन सा रहेगा? एक तो रहेगा कौन सा? राजसमंद रहेगा। एक ये कहाँ प्रवाहित होती है? तो भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है। इसके बाद ये कहाँ जाती है? अजमेर में जाती है, और अंत में ये कौन से जिले में जाकर? टोंक में जाकर जो है कौन सी नदी में विलीन हो जाती है? बनास नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, इसका समाप्ति स्थल कौन सा है? बनास। ये जो नदी है, कौन सी नदी अभी बताइए मैंने आपको? खारी नदी। इसी खारी नदी पर जो है अजमेर के अंदर एक परियोजना बनाई गई है, और इस परियोजना का नाम है नारायण
सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? नारायण सागर परियोजना है। ठीक है, इसी नदी पर ही कौन सी परियोजना है? तो नारायण सागर परियोजना है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। और कहाँ बनी हुई है ये? बनास नदी पर कहाँ बनी हुई है? अजमेर में। कौन सी परियोजना बनी हुई है? नारायण सागर परियोजना बनी हुई है। तो इस चीज़ का आप विशेषतः ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो बनास नदी में ये जो खारी नदी यहाँ आकर मिलती है, ठीक है, बनास नदी में ये जो खारी नदी जहाँ आकर मिलती है, यहीं पर ही एक जयपुर से निकलकर एक नदी और आकर इस तरह से मिलती है। ठीक है, और इस नदी का नाम कौन सा है? डाई नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है इसमें? डाई नदी। और डाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जयपुर से होता है। ठीक है, डाई नदी जो है यहाँ आकर मिलती है, और जिस स्थान पर ये नदियाँ आकर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? राजमहल। राजमहल कहाँ है? टोंक के अंदर है। ठीक है, जिस स्थान पर आकर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? राजमहल। और राजमहल कहाँ है? टोंक में है। और राजमहल टोंक में ये किसका निर्माण करती है? तो एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है? एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो हमने इसको इन जो है इन इसकी सहायक नदियों की, बनास नदी की सहायक नदियों की चर्चा की। पहली कौन सी है? कोठारी नदी है। इसके बाद में खारी नदी। इसके बाद में कौन सी? डाई नदी। इसी तरह से एक जो है जयपुर से निकलकर एक नदी और आती है। ठीक है, कहाँ से निकलकर? जयपुर से निकलकर एक नदी और आती है। वो इस तरह से किस में आकर मिल जाती है? तो बनास में आकर मिल जाती है। और उस नदी का नाम क्या है? मोरेल नदी। कौन सी नदी है? मोरेल नदी। और मोरेल नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? आपके जयपुर से होता है। ठीक है, मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर से होता है। और मोरेल नदी जो है यहीं पर ही एक बांध का निर्माण करती है, जिस बांध का नाम क्या है? मोरेल बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? मोरेल बांध का निर्माण करती है। तो ये जो हमने पढ़ा है ये सारी की सारी किस किस सहायक नदियां हैं? तो ये सारी की सारी किस की सहायक नदियां हैं? बनास नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक है? बनास नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये बनास नदी और ये बनास नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। अगर आपको ये डायग्राम बनाना चाहो तो आप इसको बना सकते हो। ठीक है, बना लीजिए आप। 1 मिनट का समय है आपके पास, आप बना सकते हैं इसको। किस तरह से आपको बनाना है इसी तरह से। और इसके बाद में जो है थोड़ी बहुत इसकी जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी नदी की कौन सी कोई विशेषता जो रह गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप पहले इसको बना लीजिए, बनाना चाहें तो। उसके बाद हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो आगे देखिए, अब आप हेडिंग डाल लीजिए बनास नदी की विशेषताएं। ठीक है, कौन सी नदी की? तो बनास नदी की विशेषताएं। विशेषताओं को तो पढ़ेंगे हम। कौन सी नदी की विशेषताएं है ये? बनास नदी की विशेषताएं। ठीक है, बनास नदी की विशेषताओं में बात करूं, सबसे पहले तो यही आती है कि बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बनास नदी जो है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, पहली विशेषता, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? बनास नदी। ठीक है, और इस बनास नदी का जो है अर्थात कहने का मतलब यही है कि राजस्थान में इसका क्या है? सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, किसका है? तो बनास नदी का है। और अब बात आती है बनास बेसिन के अंदर। कौन से में? बनास बेसिन। बेसिन का मतलब समझ रहे हो? जो नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। ठीक है, बनास बेसिन के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है बनास बेसिन में किस प्रकार की नदियां किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो यह आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो लाल पीली मृदा है, कौन सी? लाल पीली मृदा। ठीक है, वो किस मैदान में पाई जाती है? लाल पीली मृदा, या फिर कह सकते हो आप भूरी मृदा। ठीक है, लाल पीली मृदा या भूरी मृदा। बताऊंगा आपको, मृदाओं का भी मैं एक टॉपिक लेकर आऊंगा आपके सामने। बनास बेसिन में लाल पीली मृदा का क्या है? विस्तार है। ठीक है,
बनास बेसिन में विस्तार है और कितने जिलों में प्रभावित होती है, तो 6 जिलों में नॉर्मल सी बात होना ही है, ज़्यादातर इसका भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक है, ठीक है, अर्थात बनास बेसिन की बात करें तो इसमें ही है। और इस पर जो बनास बेसिन पर जो या बनास नदी पर जो विभिन्न प्रकार की क्या बनी हुई है, परियोजनाएं बनी हुई है, उसके बारे में मैंने आपको बता तो दिया ही है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था कौन सी, नंद समंद परियोजना, कौन सी बताया था, नंद समंद परियोजना, और नंद समंद कहाँ है, तो राजसमंद में है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरी परियोजना जो है वो कौन सी है, बिसलपुर परियोजना है, कौन सी परियोजना, बिसलपुर, और बिसलपुर कहाँ है, तो टोंक में बनी हुई है, ठीक है। अब कई बार यहां से प्रश्न आ जाता है, बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या प्रश्न पूछा जाता है, बिसलपुर परियोजना से जो है लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले ध्यान रखना, टोंक, कौन कौन से जिले हैं, एक तो आपके है टोंक, दूसरा है जयपुर, कौन सा, जयपुर, अजमेर, कौन सा है, अजमेर, और अगला कौन सा है, भीलवाड़ा है, ठीक है। अगला कौन, टोंक, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा, ये कौन सी परियोजना से, बिसलपुर परियोजना से या बिसलपुर बांध से जो है लाभान्वित क्या है, जिले हैं। बिसलपुर बांध जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ये जो है ये क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है, ठीक है, प्राचीन बांध है, कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध जो है राजस्थान का प्राचीन बांध है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है, निर्माण का आपको पता ही होगा, चौहान शासक ने करवाया था, क्या नाम था, विग्रहराज चतुर्थ ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और ये जो बिसलपुर परियोजना है ये राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है, पेयजल परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना का नाम क्या है, बिसलपुर परियोजना है। इसी तरह से इस पर ही जो है एक नंद समंद परियोजना हो गई, एक बिसलपुर परियोजना हो गई, तीसरी जो परियोजना इसी नदी पर बनी हुई है जिसका नाम क्या है, इसरदा परियोजना, ठीक है। और इसरदा परियोजना आपके कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर है, और कहाँ बनी हुई है, सवाई माधोपुर में, ठीक है, सवाई माधोपुर में। और इस इसरदा परियोजना का जो उद्देश्य है, ये प्रश्न आपके यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसरदा परियोजना का उद्देश्य क्या है। ये जो है आपके एक तो जयपुर और दूसरा जो है जिला है जिसका नाम क्या है, टोंक। टोंक, जयपुर तथा टोंक के जो सीमावर्ती गांव हैं, ठीक है, इनके जो है सीमावर्ती गांव हैं, उन सीमावर्ती गांव में पेयजल उपलब्ध करवाना, ठीक है, सीमावर्ती गांव में क्या उपलब्ध करवाना, पेयजल उपलब्ध करवाना, ये किसका उद्देश्य है आपके, ठीक है, इसरदा परियोजना का उद्देश्य रखा गया है, जयपुर तथा टोंक के सीमावर्ती गांव में क्या है, पेयजल उपलब्ध करवाना, ठीक है। अब जो है अपने इसकी बनास नदी की जो सहायक नदियां पड़ी थी उनमें जो मुख्यतः क्या क्या विशेषताएं हो सकती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे मैंने आपको उनकी विशेषताओं के बारे में साथ साथ बता ही तो दिया ही, लेकिन फिर भी आप एक दो को देखना चाहो तो देख सकती हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए, आप लिखना चाहो तो सहायक नदियां, वो तो आपने डायग्राम की दृष्टि से देखा है। अगर आपको मैटर लिखना है तो आप किस तरह से लिखोगे, सहायक नदियों में सबसे पहला नाम आता है बेड़च नदी, ठीक है, बेड़च नदी। बात आती है भी बेड़च नदी का जो है अन्य नाम क्या है, ठीक है, क्या प्रश्न बन रहा है यहाँ से, अन्य नाम। तो अन्य नाम में मैंने आपको बताया था क्या क्या नाम है कि इसको ही क्या कहा जाता है, आयड़ नदी, ठीक है, और इसको ही क्या कहा जाता है, आहड़ नदी, और इसी को ही क्या कहा जाता है, बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। प्रवाह क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया कौन सा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये मैंने आपको वहीं पर बता ही दिया था, ठीक है। और ये जो है ये भी मैंने आपको बताया था, बेड़च नदी जो है प्रारंभिक नाम इसका क्या है, आहड़ नदी है, लेकिन उदयपुर में कौन सी झील में, उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, तो बेड़च नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसी के किनारे मैंने आपको बताया था ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात बनास संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहीं बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, आहड़ सभ्यता से आपके प्राप्त हुए हैं, ठीक है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और एक चीज ध्यान रखना, बेड़च नदी की जो सहायक नदी है, इसका प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बेड़च नदी की जो सहायक नदी है, बेड़च नदी की सहायक नदी का नाम है आपके गंभीरी नदी। गंभीर नदी हम पढ़ चुके हैं, ये कौन सी है, गंभीरी नदी है, ठीक है, कौन सी, गंभीरी। गंभीर नदी मैंने आपको बताया था बाणगंगा की सहायक है। और ये कौन सी नदी है कौन सी नदी है ये, तो नदी का नाम है आपके गंभीरी नदी, ठीक है। और ये जो गंभीरी नदी है, इस गंभीरी नदी का उद्गम
एमपी से होता है, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? एमपी। एमपी के बाद में ये जो है, ये देखो अपने डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे ये देखो, ये कौन सी नदी है आपके? बेडस नदी है। मध्य प्रदेश से वो निकल गई, निकलने के बाद एमपी से निकलने के बाद ये इस तरह से चित्तौड़ में ही जाकर जो है किस में जाकर मिल जाती है? तो आपके कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? आयड या बेडस नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। इस नदी में आकर मिल जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एमपी से उद्गम है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, गंभीरी नदी का प्रवाह क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो एमपी और प्लस चित्तौड़, ठीक है। एमपी और चित्तौड़, ठीक है, ये दो इसका प्रवाह क्षेत्र है। और एक प्रश्न जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनने वाला है वो क्या है? वो ये है कि बेडच तथा बेडच प्लस गंभीरी नदी के किनारे, बेडच तथा गंभीरी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत खतरनाक विशेषता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, कोई बता सकता है? एक प्रमुख जो विशेषता है वो यही है कि ये जो भी अपने राजस्थान में दुर्गों की जो 9 श्रेणियां हैं, उन 9 श्रेणियों में सिर्फ दानवन श्रेणी में चित्तौड़ दुर्ग नहीं आता है, बाकी सभी श्रेणियों में चित्तौड़ दुर्ग आता है। चाहे वो गिरु दुर्ग है, चाहे वो गिरि दुर्ग है, चाहे वो सैन्य दुर्ग है, चाहे किसी प्रकार का भी दुर्ग है, उन सभी की श्रेणी में चित्तौड़ दुर्ग आता है। सिर्फ दानवन दुर्ग की श्रेणी में जो है ये दुर्ग नहीं आता है। यह इसकी क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना और याद रखना, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और मेनाल नदी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मेनाल नदी की एक ही विशेषता है क्या? कि मेनाल नदी पर जो है कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? मेनाल जो है जलप्रपात भीलवाड़ा में बना हुआ है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब एक आधी नदियां जो है मैं आदि के एक हिसाबती बताशूं। एक तो आपके ये जो खारी नदी है, इस खारी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ही निकलती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ही निकलती है। इस तरह से मान लो ये नदी, ये भीलवाड़ा क्षेत्र, ये यहाँ से निकलती हुई यहीं पर आकर जो है इसमें विलीन हो जाती है, ठीक है। और इस नदी का नाम है मानसी नदी। कौन सी नदी है ये? मानसी नदी है, ठीक है।